जलसा मैं एक और पहलू से आपको तकलीफ़ देना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो उसने ट्रंप ने कहा कि जनाब आप एटमी धमाके शुरू कर दें, क्या ये इसमें क्या ऐसी सेंस है? सेकेंडली, इंडिया जो है वो क्या हमारे लिए ये महाज गर्म करना चाहता है और तो वो कुछ कर नहीं पा रहा, क्या उसकी भी दरअंदाजी इधर है? और डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी जो एडिफिस है इसका बीजेपी का, इट्स क्रम्बलिंग। और अगले इलेक्शन में मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑल द वीकनेसेस ऑफ द अपोजिशन, जिसमें राहुल गांधी ना कोई ठीक वो पोजीशन ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी तो ये क्या उधर से भी कोई वो अपना हमें चौकस रहने की ज़रूरत है? और इधर क्या अफ़गानिस्तान के हवाले से भी हमें तंग करने की कोशिश कर सकते हैं इंडिया? काजी साहब कर सकते नहीं है, वो कर रहे हैं जी। दे आर ऑलरेडी इन, वो उन्हीं की शय पे तो ये मुज़ाकरात फेल होते हैं जी। दे आर ऑलरेडी इन, उनके रवाबित हो चुके हुए क्या एस्टेब्लिश्ड है जी, बड़े पुराने एस्टेब्लिश्ड है, उनको उन्होंने रिवाइज किया है। देखिए, जब तालिबान की हुकूमत 21 में बनी और ये वापस आए पावर में, तो इनिशियली ओनली फॉर 3 to 4 मंथ्स इंडिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया, या इंडिया ने इनको बुरा भला कहा, इवन टू द एक्सटेंट कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में इनके खिलाफ करारदाद ले जाना चाहते थे जी, कि इनको रिकॉग्नाइज न किया जाए, ये इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के दुश्मन है, और इनको अपने फियर्स थे। दे थॉट कि शायद पाकिस्तान इनको यूज करेगा इंडिया के खिलाफ, विच वाज नेवर एवर ऑन द एजेंडा। पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट जरूर किया है, और वो सपोर्ट वाज फॉर दी अफगानिस्तान। क्योंकि देखिए ना, आज अफगानिस्तान इनस्टेबल है, हम भी स्टेबल नहीं हो पा रहे। जब से अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत आई है तालिबान की, वो जिनको हमारा सपोर्टर समझते थे, पाकिस्तान में तो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज बढ़ी हैं जी, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़े हैं। अभी तो 585 इंसिडेंट तो सिर्फ 2025 में हो चुके हैं जी, 530 समथिंग हुए हैं 2024 में, और ये 2021 ऑनवर्ड पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ज्यादा हुआ है। अब जो ज्यादा हुआ है, और मुत्तकी साहब के इस विजिट के बाद अब भी किसी को अगर कोई शक है कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आई थिंक हम बड़ा उसको मायोपिक देख रहे हैं। इंडिया इज टोटली इन्वॉल्व, वो टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान के खिलाफ, और जब इन्होंने पहलगाम भी किया, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि इनके जो टेंटिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक आग लगा देंगे। वो हुआ नहीं, पाकिस्तान ने विदाउट मूविंग देयर ट्रुप्स इसको डील किया। लेकिन गुड थिंग इज काजी साहब के वो बिल्कुल वो कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन है, बट पाकिस्तान इज बैलेंस्ड। पाकिस्तान ये सारी चीजें वॉर गेम करके बैठे हुए। बिल्कुल जनरल साहब, भारत ने हमेशा जो है वो साजिश ही की है सर। अभी काजी साहब ने भी इस पहलू की जानब जो है तवज्जो दिलाई थी कि एक जाने मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका चीन से मिल रहा है, और रूस जो है उनके दरमियान भी मुज़ाकरात की बात हो रही है जो यूक्रेन के हवाले से। दूसरी जानब जो है वो जौहरी दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल रही हैं जो सुपर ताकतें हैं, जिसमें आज ट्रंप साहब का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि अब मैंने अपनी वार मिनिस्ट्री को कह दिया है कि वो भी जौहरी तजर्बात करें, उतने ही करें जिस तरह रूस और चीन कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रूस ने चंद दिन पहले जो इतना खतरनाक मिसाइल का तजर्बा किया, तारपीडो का तजर्बा किया, जौहरी तारपीडो का, तो ये दुनिया किस तरफ जा रही है? क्या कोई बड़ी जौहरी जंग की तरफ जा रही है, या जो है इस तरह सीटीबीटी को आज ट्रंप ने खुद ही दफन कर दिया? देखिए मियां साहब, बात यह कि ओवरऑल जो ट्रेंड हम इंटरनेशनल ट्रेंड देख रहे हैं, वो मिलिटराइजेशन ऑफ रीजन्स हो रही है जी। पूरा वेस्ट मिलिटराइज हो रहा है। नेटो को आप देख लें, उनका जो बजट है वो जीडीपी का 2% से एनहांस करके 5% की जो बात हुई है, वो प्राइमरीली यही है कि यार ये अपना जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको थोड़ा सा बदले और इन्वेस्टमेंट करे मोर इन डिफेंस। अमेरिका का अपना एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उसको देखा ना, पहले कहा जाता था कि यू मैन्युफैक्चर वेपन्स टू फाइट वॉर। अभी होता ही है कि यू मैन्युफैक्चर वॉर टू सेल वेपन्स। तो ये फार्मूला है जी। तो मिलिटराइजेशन, मिडिल ईस्ट को देखें, मिलिटराइजेशन इतनी हुई है। हमारा रीजन देख लें, इंडो पैसिफिक में देख लें, मिलिटराइजेशन। तो ओवरऑल एक ट्रेंड है जो मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहा है। अमेरिका ऑफ कोर्स जब न्यूक्लियर की बात करता है, तो वो ममालिक जिनको रशिया से थ्रेट है, इट मीन कि यूरोप, अब यूरोप उस अपनी थ्रेट को जब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में ये मुल्क जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब डर लगा हुआ है कि अमेरिका जो गारंटी देता है वो पूरी नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के लिए पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल होने के लिए या तो उनको कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ साथ जो भी उनकी एनिमी की थ्रेट है, लेट्स से रशिया है, तो जिस डोमेन में होगा वो उसी डोमेन में जाएंगे, तो वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ भी बढ़ेंगे।
तो ऑफ कोर्स ये जो पैक्ट्स है लाइक CTBT, NPTs, ये अंडर स्ट्रेस रहेंगे, चैलेंज हो गए। इस वक्त इंडिविजुअल्स और पावर इज स्पीकिंग, इट्स नॉट द स्टेट सिस्टम। ऑर्गेनाइज स्टेट सिस्टम नहीं बोल रहा दुनिया का, या जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको एक ऑर्डर में रहना चाहिए, तो उसको चैलेंज कर दिया गया है। इंडिविजुअल्स हैव बिकम लार्जर देन द स्टेट्स एंड स्टेट्स। सर, आप दफाई अमूर को बड़ा गहरी नजर आपकी और बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। सर, आपसे रहनुमाई लेना चाहूंगा, जो रूस ने तजर्बा किया है ऐसे मिसाइल का जो 13,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलता है, और उसमें यह भी कहा गया है कि वो 13-14 घंटे जो है फजा में रहा है, जौहरी हथियार ले जा सकता है, तारपीडो का जो है तजर्बा किया है जो कि सुनामी पैदा कर सकता है। ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, रशिया की तरफ से तो मैं पर्सनली समझता हूं कि जी मैं अनप्रेडिक्टेबल ही रहूंगा। पुतिन का भी आई मीन जब से ये एनेक्सेशन की इन्होंने क्रीमिया की, ये वॉर बढ़ी है, और उन्होंने पोलैंड के भी आपने देखा होगा थोड़ी सी वायलेशंस की। ये एक्चुअली स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है जी, कि मैं वॉर को उस डोमेन में ले जाऊंगा जो आपके लिए खतरा पैदा करेगी। एंड देन उसकी वजह यह है कि ये जो इन्होंने यूक्रेन को आगे किया हुआ है, इस वक्त पूरा यूरोप जो अपनी वो प्रोटेक्टिव बैटल जो है वो यूक्रेन के थ्रू लड़ रहा है। और अमेरिका शायद थोड़ा सा नर्म रवैया रखता हो रशिया के बारे में, लेकिन यूरोप जो है, वेस्ट जो है, वो उसने अपना रवैया सख्ती रखा हुआ है। उनको डर बड़ा है कि अगर ये यूक्रेन को इस पे कब्जा हो गया इसका, और ये इसको क्लियर कर ले, कब्जे मीन कि वो अपने अहदाफ हासिल कर लेगा अगर मिलिट्री, तो ये बढ़ेगा आगे, ये रुकने वाला नहीं है। 92 के बाद देखें, जब से ये रशिया की डिसइंटीग्रेशन हुई, तो रशिया जो है वापस अपना आ रहा है अपने पावर रीगेन करने के लिए, बट दे हैव वेरी वेरी सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस। आई डोंट थिंक सो कि वो अभी वॉर को और ज्यादा एक्सटेंड कर पाएगा जी। दे हैव अ सीरियस चैलेंजेस। फिर इकोनॉमिक डोमेन में अमेरिका उसको स्ट्रेस भी उस पर कर रहा है, उसको स्क्वीज भी कर रहा है। बट अगेन रशिया और चाइना की हम पार्टनरशिप देखते हैं, बट न्यूक्लियर का ऑफ कोर्स एक कंपटीशन जरूर शुरू होगा, और मैं यूरोप को भी फ्यूचर में ज्यादा न्यूक्लियर होते हुए कुछ नेशंस को तो जरूर देख रहा हूं। जो जनरल साहब, एक रहनुमाई चाहूंगा, वक्त कम है, ये भी रहनुमाई कर दीजिएगा कि गजा के हवाले से जब बात होती है तो ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो भी गजा जाएंगी या वो गजा जानी चाहिए। क्या ऐसी कोई हकीकत है कि पाकिस्तानी फोर्सेस वहां पर एज ए अमन फोर्सेस वहां जा सकती हैं, और क्या हमें जाना चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल जा सकती हैं। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दोज 8 कंट्रीज का जो कंसोर्शियम है जिन्होंने बातचीत भी की अभी। और देखिए, ये फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। हम जाना नहीं चाह रहे, बट अगर इंटरनेशनल कोई एक सेटअप में आपको मौका मिलता है अलॉन्ग विद आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर सऊदी अरेबिया या और जो ममालिक है वहां पे, वो 8 ममालिक जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात की, पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद मियां शाह साहब यूर इन द स्टोरी जी, आप एक स्टेज पे आए हैं और आपको अल्लाह ने एक मौका दिया कि फलस्तीन को और फलस्तीन के लोगों के लिए कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सके। इसका ये मतलब ये पाकिस्तान में फिर मिथ्स के ऊपर बातचीत शुरू होता है, जी आपने इसराइल को मान लिया है, आपने ये कर लिया, या तो आपको पता है हर चीज पे डिबेट हो जाती है। इसराइल को बिल्कुल पाकिस्तान कभी भी ना मानता है ना मान सकेगा उस वक्त तक जब तक फलस्तीन के लोग अपना जो उनका जो डिजायर्ड सेटिस्फाइड सोल्यूशन है एंड स्टेट, जब तक वो अचीव नहीं होती। 2 स्टेट सोल्यूशन पे अगर फलस्तीन के लोग जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बड़ी खबर दी आपने कि ज़ाहिर है एक पॉजिटिव रोल पाकिस्तानी फ़ौज अदा कर सकती है, और फ़लस्तीनियों के दिल भी हमारे साथ धड़कते हैं और हमारे दिल भी उनके साथ धड़कते हैं। बहरहाल ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है, देखते हैं किस सिलसिला किस तरफ जाता है।